स्वागत है मित्रों, मेरे चैनल पे। आज हम लोग शुरू करेंगे भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे। और इंडियन हिस्ट्री में मुख्य रूप से हम सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक चलेंगे। तो एक टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसी भी सभ्यता को प्रमुख रूप से हम जानते हैं जो प्राचीन काल में सभ्यताएं थी, मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु नदी के आसपास थी, इसलिए सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा था। और यहाँ प्रमुख स्थल जो हड़प्पा की खोज की थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दूसरी जो प्रमुख सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिससे अपने सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार का लेन देन होता रहता था। मेसोपोटामिया जो इस समय इराक में है, मेसोपोटामिया। और ये दो नदियों दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है। दजला और फरात। तीसरा जो प्रमुख सभ्यता थी चीन की सभ्यता, जिससे हम चीन, ये भी हवांगो और यांग त्सिकियांग दो नदियों के बीच में स्थित थी। यांग त्सिकियांग हवांगो और यांग त्सिकियांग नदियों के बीच स्थित थी चीन की सभ्यता। चौथी प्रमुख सभ्यता थी क्रीट की सभ्यता। जो क्रीट की सभ्यता थी वो भूमध्य सागर में स्थित थी, इटली के आसपास। और जो चौथी पांचवी प्रमुख सभ्यता थी वो थी नील की सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता तो ये मिस्र की सभ्यता नील नदी के आसपास थी। तो जितनी सभ्यताएं हैं लगभग किसी नदी या समुद्र के आसपास ही स्थित थी। माया की सभ्यता, इसी तरह से बहुत सी सभ्यताएं थी। पूर्व में सभी सभ्यताएं जो थी कबीले के रूप में लोग रहते थे और एक उनकी अपनी परंपरा होती थी, उनका सामाजिक जीवन होता था, उनका आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, उनकी वेशभूषा, उनका खान पीन और उनका जो है लेखन शैली और लिपि अलग अलग होती थी। तो हम प्रमुख रूप से देखते हैं जो अपने देश से संबंधित, क्योंकि भारतीय इतिहास हमको पढ़ना है, इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को जानना है, लेकिन जहाँ ये समझना जरूरी है कि उसी के समय विश्व में कौन कौन सी अन्य सभ्यताएं भी थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता, ये सब उसी समय के आसपास की थी। इसका जो कार्बन डेटिंग आया तो हम देखते हैं इनका समय काल क्या था, अवधि क्या थी। वो काल था इनका जो कार्बन डेटिंग निकला है, जो एक पद्धति है समय जानने की, कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 के द्वारा ही इसका पता कर लिया जाता है कि उसका काल निर्धारण क्या था। तो 2350 से लेकर 1750 बिफोर क्राइस्ट ईरा, अब बीसी, पहले एडी और बीसी लिखा जाता था, अब बीसीई लिखा जाता है, यानी बिफोर क्राइस्ट ईरा यानी ईसा के पूर्व का काल। तो ये 2350 से 1750 1750 तक की अवधि में किया जाता है। ये कार्बन 14 विश्लेषण द्वारा इसका पता लगाया गया। अब हम देखते हैं कि खोजकर्ता कौन थे। तो इसकी खोजकर्ता थे 1921 में इसकी खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पे की गई थी और खोज किया था इसकी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा में खोजा था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। विस्तार की हम बात कर लेते हैं तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था। मुख्य रूप से 12,99,660 यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसके जो क्षेत्र हैं मुख्य रूप से आज जहाँ इसके स्थल मिले हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, भारत में बात करें तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग,
अफगानिस्तान में भी कुछ स्थल मिले हुए हैं। नगर योजनाएं जो थी, हम देखते हैं एक एक करके देखेंगे। सामाजिक जीवन, इनके आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इनकी लेखन शैली, वेशभूषा और इनकी जो नगर थी, चूंकि ये सभ्यता काफी डेवलप थी उस समय, नगर योजना यानी इनकी जो निर्माण हुआ था, नगरों का निर्माण हुआ था उसमें, बड़े बड़े नगर थे उसमें। तो नगर योजना का निर्माण ग्रिड पद्धति से हुआ था। ग्रिड पद्धति से इन नगरों का विकास हुआ था। सड़क और मकान जो थे वो भी आयताकार या वर्गाकार में बने हुए थे और पक्की ईंटों के बने हुए थे। सभी सड़कें समकोण पे एक दूसरे को काटती थी और नालियों का विकसित रूप देखा जा सकता है यहाँ पे। घरों में आंगन थे, स्नानागार थे, कुएं भी पाए गए हैं। उसमें दरवाजे जो थे, दरवाजे घरों के वो गलियों में खुलते थे और बड़ी बड़ी नालियों का विकास भी था, यानी जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में थी। स्नानागार की बात करें तो सबसे बड़ी जो स्नानागार प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई स्नानागार की वो है 11.88 मीटर लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है देखेंगे तो इसकी लंबाई 11.88 मीटर और जो चौड़ाई इसकी है 7.01 मीटर और ये जो इसकी गहराई है ये है 2.43 मीटर। यह है 14.43 मीटर। स्नानागार जहाँ बने हुए वहाँ जो है कपड़े बदलने की भी व्यवस्था बनाई गई। हम जो यहाँ देखते हैं उनके नगर में ये दुर्गीकृत होते थे, यानी चारों तरफ से घिरे होते थे। ये दो भागों में बैठे होते, मुख्य रूप से नगर जो थे वो दो भागों में बैठे होते, ऊपरी भाग और निचला भाग। जो ऊपरी भाग थे वो दुर्गीकृत होते थे, यानी दुर्गों का निर्माण होता था और दुर्ग का निर्माण जानते हैं चारों तरफ से खाइयां खुदी रहती थी और वो एक जो है घेरेबंदी में रहते थे। दुर्ग का निर्माण होता था वो घेरे में रहता था, यानी चारों तरफ से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती थी और खाइयों का निर्माण भी होता था। तो ऊपरी भाग में जो होती थी वो राजकीय इमारतें होती थी, प्रशासनिक लोग वहां रहते थे। वहां खाद का भंडारण होता था कि बारिश होने पर भी वो खराब ना हो, बाढ़ आ जाए तो उस तरह से वो प्रभावित ना हो। और जो निम्न भाग था वहां श्रमिक लोगों का निवास होता था, छोटे छोटे भवन थे, इस तरह से ले सकते हैं, छोटे छोटे भवन थे और वहां श्रमिकों का मुख्य रूप से आवास होता था। खेती बाड़ी आदि भी होते थे यहाँ पे और प्रमुख माते जो थी वो दुर्गी के क्षेत्र में ऊपर। अब हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन की बात। तो सामाजिक जीवन जो था उस समय का वो मातृ सत्तात्मक था। जैसे आज का जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक है, यानी पिता ही प्रमुख होता है घर में। उस समय जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, यानी माँ ही उस परिवार का प्रमुख होती। जो केंद्र था समाज का वो परिवार होता था, प्रमुख केंद्र होता था। इनकी उस समय का जो विभाजन था समाज का वो मुख्य रूप से उनके कार्यों के आधारित था। 4 प्रकार के विभाजन हुआ था उसमें। विद्वान योद्धा होते थे, प्रशासनिक अधिकारी होते थे, व्यवसायी होते थे और चौथा श्रमजीवी होते हैं जो मेहनत पे निर्भर करते थे। आभूषण उस समय जो है पुरुष और महिलाएं दोनों पहनती थी। सोने का आभूषण, चांदी का आभूषण, तांबे का आभूषण, सीप और हाथी दांत के आभूषण भी उस समय पहने जाते थे। सोने चांदी तांबे के बर्तन भी पाए गए, मिट्टी के भी बर्तन पाए जाते थे उस समय। मनोरंजन के लिए ये लोग रूप से शिकार पर निर्भर होते थे। जुआ खेलने का कार्य, नृत्य है, डांस है, गाना बजाना, ये सब उस समय मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। जानवरों को लगाने का कार्य भी करते थे, वो भी मनोरंजन का साधन था। भोजन में ये दोनों प्रकार के भोजन उस समय लोग करते थे, शाकाहार भोजन भी और मांसाहार भोजन भी करते थे। मांसाहार में विभिन्न जंतुओं को मार कर लोग खाते थे और शाकाहार में जौ, गेहूं, चावल का भी पता चला हमें, दाल, तिल और सच्चावल, इन सब का भी वो लोग सेवन करते थे। उस समय पर्दा प्रथा थी और वेश्यावृत्ति भी उस समय समाज में छाई हुई थी। इसके आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में उनके। आगे देखते हैं हम लोग भारत की धरती, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो धार्मिक जीवन का जो था मैंने बताया इससे पहले कि मातृ सत्तात्मक था, यानी माँ ही प्रमुख होती थी, परिवार का जो मुखिया होता था वो माँ होती थी। आगे इनका पूजा पाठ कैसा था, किसको मानते थे? पशुपतिनाथ का जो
मूर्ति मिली है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये जो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, क्योंकि 4 मुख वाली मूर्ति मिली है पशुपतिनाथ की मूर्ति के समान है, इसीलिए इसे माना जाता है कि ये महादेव या पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। इस समय के लोग प्राकृतिक पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे, पक्षियों की पूजा करते थे और नदी पहाड़ पर्वत आदि की भी पूजा करते थे। पुरुष और महिलाओं के अंगों का भी पूजन करते थे, यानी लिंग और योनि की भी पूजा करते थे। इन लोगों का अटूट विश्वास भूत प्रेत जादू टोना अंधविश्वास पे बहुत इन लोगों का माना था। जुआ भी खेलते थे लोग विशेष अवसरों पे। इसी हड़प्पा सभ्यता के समय ही स्वास्तिक चिन्ह मिला है। बड़ी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो स्वास्तिक का चिन्ह जो है आपकी हड़प्पा सभ्यता की देन मानी जाती है। इससे पहले के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि स्वास्तिक का चिन्ह जो मिला है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। पशुओं में जो कुबड़ वाले पशु थे या श्रृंगयुक्त पशु थे, उनकी पूजा मुख्य रूप से की जाती थी। फाख्ता नामक पक्षी की पूजा की जाती थी, जो पवित्र पक्षी के नाम से पवित्र पक्षी जिसे समझा जाता था। जो इनका संस्कार था मृतक के यानी मृत्यु के बाद ये लोग मुख्य रूप से आंशिक समाधान भी करते थे, पूर्ण समाधान भी करते थे और दाह संस्कार भी करते थे। पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह का आर्थिक जीवन यानी धन से संबंधित कौन से कार्य लोग करते थे। तो कृषि में गेहूं, जौ, चावल, कपास, तरबूज और खरबूजे जैसे फलों की भी खेती ये लोग करते थे। पशुपालन में देखेंगे तो गाय, भैंस, बैल, भेड़ और बकरी का मुख्य रूप से लोग पालन करते थे पशुपालन में। और कुत्ता भी सबसे पहले कुत्ते का पशु जो है इन लोगों ने पालतू पशु के रूप में पाला था कुत्ते को। पूछा गया प्रश्न है, कुत्ता पहला पालतू पशु था। उद्योगों की हम बात करें तो मुख्य रूप से जो उद्योग था उसमें सूती उद्योग और ऊनी उद्योग था। धातुओं का निर्माण भी होता था, मोहरों का निर्माण होता था, मानकों का निर्माण होता था, बर्तनों का निर्माण होता था, आभूषणों का निर्माण होता था। उस समय आभूषण निर्माण, बर्तन निर्माण, हथियार और औजार के निर्माण भी होते रहे हैं। परिवहन का विकास भी उस समय हुआ था। तांबे और टीन से इन लोगों ने कांसा बनाना सीख लिया था। कांसे का निर्माण किस सभ्यता की देन है? यह है आपकी हड़प्पा सभ्यता की देन है। व्यापार इनका मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया से और मिस्र यानी अफ्रीका के मिस्र से मुख्य रूप से इनका व्यापार होता था, क्योंकि वहां पे कुछ मोहरे और जो है आभूषण वगैरह मिले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बने हुए हैं। और वहां के कुछ मोहरे यहाँ मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में। इससे पता चलता है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच जो है व्यापार का लेन देन होता रहता था। और व्यापार जो उसमें होता था मुख्य रूप से वस्तु विनिमय था, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता था। वस्तु विनिमय था, इसे कहा जाता था वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय द्वारा। माप तौल का मानकीकरण हो गया था, फुट और क्यूबिक का विकास हो चुका था। और जो माप था वो दशमलव पद्धति पर आधारित था, जबकि जो तौल था वो द्विविभाजन पद्धति पर आधारित था। ये पूछा गया प्रश्न है कि माप के सिद्धांत पर आधारित था। तो माप जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित था और तौल जो था वो द्विविभाजन प्रणाली पर आधारित था। जो की लिपि और लेखन शैली थी, तो लिपि जो थी ये मुख्य रूप से इधर से प्रारंभ करते थे लिखना, दाहिने तरफ से लिखना प्रारंभ करते थे और इधर आ जाती पूरी लाइन में पूरी हो जाती थी, तो ये फिर यहीं से इस लाइन में लिखना शुरू कर देते थे। यानी एक नंबर में ऐसे और फिर दूसरे नंबर में इधर से इधर लिखना शुरू करते थे, दूसरी लाइन और फिर तीसरी लाइन में फिर इधर से लिखते थे। इस तरह से लिखते थे सर्पिलाकार। इसको कहा जाता था बाउस्ट्रोफिडन पद्धति। बाउस्ट्रोफिडन पद्धति, ये सब पद्धति आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और भाव चित्रात्मक पद्धति थी, ये जो थी मुख्य रूप से भाव चित्रात्मक थी, लेकिन जो इनकी लिखने की शैली थी उसे कहा जाता है बाउस्ट्रोफिडन पद्धति। ये मुख्य लकड़ी की मोहरों पर पाए गए हैं और ताम्र के गुटिकाओं पे भी ये लिखे हुए पाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जब इतनी विकसित थी तो उनका अंत कैसा था। तो अंत के संबंध में बहुत से तर्क हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रमाणित तर्क नहीं है। जैसे आर्यों का कर्म हुआ था, बाढ़ आई थी, भूकंप आया था, या किसी रोग के कारण सभी विनाश हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, या आग लग गई थी, भूकंप आया था, ये सब कारण बताए जाते हैं, लेकिन स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है कि किन कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, जो लगभग 1000 साल तक थी। अब हम देखते हैं
सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से प्रमुख स्थल थे जिनके बारे में हम लोग प्रश्न पूछे जाते हैं बराबर। तो मुख्य रूप से पहला हमने बताया था जिस तरह के हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी जयराम साहनी ने 1923 में किया था, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी में स्थित है और सिर्फ रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला? मोहरे मिली हैं, ज्यादातर जो मोहरे मिली वो एक श्रृंगी युक्त पशु की उस पर अंकन किया गया है। तांबे की इक्कागारी मिली है और अन्नागार यहाँ से मिला है जहाँ अनाज का भंडारण होता था। दूसरा है आपका प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो। इसे राखालदास बनर्जी ने 1922 में यहाँ का उत्खनन कार्य करवाया था और ये 1922 में सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी किनारे, और सिंध के लड़काना जिले में, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से कौन कौन सी चीजें मिली है? मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हुई है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली हुई, ये पूछा गया है। ये सिंध पशुपतिनाथ मिला था, जबकि नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ से मिली है। विशाल अन्नागार जो मिले हैं, स्नानागार जो मिले हैं, ये सभी कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र के प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तीसरा प्रमुख स्थल है आपका चंद्रपुर। चंद्रपुर की खोज जो की थी के.एन. मजूमदार ने किया था, एन.जी. मजूमदार ने 1938 में खोज की गई थी। ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यानी मोहनजोदड़ो और चंद्रपुर दोनों सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चंद्रपुर स्थित है। यहाँ से मुख्य रूप से जो मनके के कारखाने मिले हैं या नक्काशीदार ईंटें मिली हैं, यहाँ से मनके बनाने के कारखाने। अगला हम देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा अपने भारत में राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का श्री गंगानगर जिला है, वहां पर स्थित है और ये घग्गर नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज की थी बीबी लाल और थापा ने 1953 में। यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, पक्की मिट्टी के हल मिले हैं, अग्निवेदिकाएं और नक्काशीदार ईंटें यहाँ से मिले हैं कालीबंगा में। अगला है हमारा कोरदीजी। कोरदीजी की खोज फजल अहमद ने किया था 1953 में। ये कहाँ है? सिंधु नदी किनारे है, पाकिस्तान के खैरपुर जिले में स्थित है। यहाँ से पत्थर के बाड़ावड़ मिले हुए हैं। फिर अगला हमारा है रंगपुर। रंगपुर की खोज और लोथल दोनों की खोज रंगनाथ राव ने किया था। 1955 में रंगपुर की खोज की थी और 55 में लोथल की खोज की थी। जबकि रंगपुर आपका भादर नदी किनारे स्थित है, लोथल भगवा नदी किनारे स्थित है। जो रंगपुर है ये राजस्थान के काठियावाड़ में, गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है और जो है लोथल ये भी गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। तो हम देखते हैं पहले रंगपुर में क्या है प्रमुख। रंगपुर से जो है चावल की भूसी के प्रमाण मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि चावल की खेती वो लोग करते थे। ये पत्थर के बाड़ा भी इम्पोर्टेंट है। अग्निवेदिकाएं भी है, अग्निवेदिकाएं भी है लोथल से और कालीबंगा दोनों जगह से मिले। अब हम लेते हैं लोथल। गेहूं की खेती के प्रमाण भी मिले रंगपुर से। लोथल में से मुख्य रूप से बंदरगाह है, जो लोथल है वो बंदरगाह है, जैसे यहीं से विदेशों को निर्यात आयात किया जाता है। युग्म समाधान, मुख्य रूप से जो युग्म समाधान मिले हैं वो लोथल में ही मिले हैं। ये महत्वपूर्ण कई बार पूछा गया है। युग्म समाधान के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो लोथल से मिलते हैं। यहाँ चावल के प्रमाण मिले हैं, नाव के प्रमाण मिलते हैं, हाथी दांत के पैमाने मिले हुए हैं और यहाँ पे कुछ खिलौने भी मिले हैं। अब हम देखते हैं अगला जो स्थल है रोपड़। रोपड़ स्थल पंजाब में स्थित है और इसकी खोज जगदत्त शर्मा ने किया था 1953 से 56 तक। ये रोपड़ जो सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहाँ से मिला है रोपड़ से। अगला है आपका बनावली। ये हरियाणा के हिसार में स्थित रंगोई नदी के किनारे पाया गया है बनावली। इसकी खोज रविंद्रनाथ बिष्ट ने 1974 में किया था। यहाँ से जौ के प्रमाण मिले हैं और मिट्टी से बने हल का खिलौना मिला हुआ है। मिट्टी से बने हल का खिलौना मिला हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारा पूरा होता है। फिर अगले मिलेंगे वैदिक सभ्यता से टॉपिक को देखेंगे।